जय हिंद। तो हम इस बात पर हमेशा फोकस करते हैं कि आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में सोच सकोगे। तो बेटर यही है कि खुद को शांत बना कर रखिए। हर चीज़ के सवाल को ज़रूरी नहीं है कि बोल कर ही जवाब दिया जा सके। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो खामोश रह कर के भी जवाब दिया जाता है। तो बस यही है दोस्त, कि शांत बना कर के रहिए और अपने खुद के ऊपर मेहनत कीजिए। किसी दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को कहते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन देखेंगे, कई लोग को दिमाग खराब हो जाएगा, यार यार क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत से लड़के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो पुट वैल्यू गेट वाला आंसर जो है ना, वो लोग बनाते हैं। ज्योग्राफी को हमने तो 30 मार्क खा खुद को समझते हैं, बट चीज़ों को समझिएगा। देखिएगा, प्लेट विवर्तनिक की अगर हम बात करते हैं, आज हम पूरा इसको खत्म कर देंगे। प्लेट विवर्तनिकी की हम बात कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर प्लेट विवर्तनिकी की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया? प्लेट शब्द का प्रयोग, तो देखिएगा, प्लेट शब्द का प्रयोग जो किया था, टूजो विल्सन ने किया था। किस कौन किए थे? तो कहिए कि टूजो विल्सन ने किए थे। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की अगर हम बात कर देते हैं, विवर्तनिकी सिद्धांत, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिए सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले की अगर बात कर देते हैं, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कहे कि मोर्गन थे। अब ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या? आखिर क्या है ये चीज? इस चीज को समझिए। ये वाला पढ़ लीजिएगा कंसेप्ट, आपको पूरी तरह से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, आगे बस ऐसे ऐसे समझा देंगे, नहीं समझ में आएगा या आप अभी आप के लिए फिलहाल किसी भी तरह समझ जाइएगा, फिर और भी क्वेश्चन बनेंगे तब क्या कीजिएगा, मूल तो लटक जाएगा ना। तो चलिए, पहली हम बात क्या किए कि प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो टूजो विल्सन ने किया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सबसे पहले कौन दिए? तो मॉर्गन ने दिए। अच्छा, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या? आखिर क्या है ये? तो ठीक है, इतना तो बात तो हम समझ रहे हैं। देखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा ही हम लोग, जैसे में महाद्वीपीय महाद्वीपीय फिर उसके बाद में करते हैं भूकंप भूकंप भूस्खलन, फिर उसके बाद में ज्वालामुखी ज्वालामुखी, फिर उसके बाद में आप जो भी चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आदि कर देते हैं। आदि का व्याख्या किया जाता है किसके माध्यम से? यही प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से व्याख्या किया जाता है। नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, अभी हम समझाते हैं आपको। बस इतना तो समझ गए, बस इतना तो आप जान रहे हैं ना कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़े जो होता है, कैसे होता है, वो हमको जानने मिलेगा। भूकंप के बारे में, महाद्वीपीय के बारे में, प्लेट इधर से उधर जो चलते हैं, तैरते हैं, वे सब के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में ये चीज पढ़ने के लिए है। बस अब चीजों को थोड़ा समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे कि ये वाला, अगर हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का एक हमने क्या किया, स्लेश लिया। ठीक है, तो ऊपर वाला को तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं? क्रस्ट, जानते हैं ना, क्रस्ट इसको बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्त इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, अभी मेंटल के ना दो भाग कर दीजिए यहाँ पे। तो ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? अपर मेंटल, और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर मेंटल। ठीक है, तो जो स्थल मंडल का जो निर्माण होता है ना, तो ये वाला से लेकर के यहाँ तकला में जो, यानी क्रस्ट पूरा का हिस्सा ले लीजिए और ये अपर मेंटल को ले लीजिए, तो उसको जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का निर्माण जो होता है, ये क्रस्ट और ऊपर वाला हम ले लेते हैं अपर मंडल। ठीक है, अपर मंडल ले लिया, तब क्या होता है? स्थल मंडल का निर्माण होता है। यहां तक तो समझ गए? तो कहिए कि हाँ हाँ समझ गए। और नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तो लोअर मंडल है। तो ये लोअर मंडल की बात कर देते हैं, तो ये जो होते हैं ना, क्या मेंटल जो पूरा का पूरा ऐसे हम बताते हैं, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो नीचे वाले जो आप देख रहे हैं, क्या अवस्था में? तो कहे कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ऊपर में जो आप ये शब्द देख रहे हैं, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब देखिएगा, ठोस अवस्था में जब पाया जा रहा है और नीचे द्रव है, तो यहां से तो दिमाग में तो क्लियर हो रहा है कि यानी जो ऊपर वाला जितना स्थल मंडल है वो तैर रहा है।
क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि ये सभी द्रव अवस्था में है और ऊपर सब जितना है जो आप देख रहे हैं ये सब ठोस अवस्था में है। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि सब के सब क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। वेगनर ने भी यही बताया था कि जो प्लेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तैरते हैं। अब तो समझ गए कि स्थल मंडल क्या हो रहा है, तैर रहा है। तो स्थल मंडल जो है ना, तो जरूरी नहीं है कि जब ऐसे एकदम एगो क्या इस परत बना हुआ है मिट्टी का, सभी जगह ऐसे ही है, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। स्थल मंडल जो है ना, इसमें बहुत सारे प्लेटों का एक समूह बना हुआ है और बहुत सारे प्लेट है। जैसे नासा के लोग बोलते हैं कि 100 लगभग प्लेट है, लेकिन जो किताब में दिया गया है हम लोग को वो पढ़ना है। तो 7 गो प्लेट, बड़ा प्लेट की बात कर रहे हैं, और छोटे छोटे प्लेट बहुत सारे हैं। तो 7 गो प्लेट जो बड़ा प्लेट है वो क्या है, स्थल मंडल, उससे क्या हुआ है, उसका निर्माण हुआ है 7 प्लेट से। तो अब वही 7 प्लेट कौन कौन है, वो 7 प्लेट को हम देख लेते हैं। अभी हमको क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो समझाते हैं कि अब प्लेट जो हमने देखा कि प्लेट कितने को होते हैं, 7 ठो होते हैं। तो हम प्लेट के बारे में बता देते हैं। प्लेट के पहले यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्लेट हमने कौन कौन देखा, कौन कौन होता है, 7 को जो होता है प्लेट, वो उसके बारे में बात कर देते हैं। बात कर देते हैं अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट एक पहला हो गया, ठीक है। दूसरा की अगर हम बात कर देते हैं तो दूसरा प्लेट कौन सा हो जाएगा, तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट। अच्छा, अब बात कर देते हैं तीसरा प्लेट की बात कर देते हैं तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ठीक है। अच्छा, चौथा की अगर हम बात कर देते हैं तो चौथा कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट। अच्छा, फिर बात कर देते हैं पांचवा का, तो पांचवा आपको हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट। अच्छा, छठा की बात कर देते हैं तो छठा कौन सा हो जाएगा, तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। सातवां की बात कर देते हैं तो यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। अब देखिएगा, लगभग ये 7 गो हम प्लेट हमने देखा। अब ये प्लेट जो होते हैं क्या होते हैं, तैर रहे हैं। तैर रहे हैं ना, अभी ना हम समझाया कि यही 7 गो लगभग जो प्लेट हैं वो प्लेट क्या हो रहे हैं, यही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये जो आप नीचे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, द्रव अवस्था में है, तो इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्त तैर रहे हैं तो कैसे कैसे तैरते हैं, वही सिद्धांत को यहाँ पे पढ़ना है। देखिएगा प्लेट जो होते हैं कैसे कैसे तैरते हैं। पहली की अगर हम बात कर देते हैं तो एक होता है अभिसारी प्लेट, ठीक है। अभिसारी प्लेट, तो अभिसारी प्लेट कैसे कहते हैं, अभिसारी प्लेट बोलिए, या पहले हम समझा देते हैं कि अभिसारी प्लेट किसको बोलते हैं। देखिएगा अभिसारी में साफ साफ है कि जैसे में एक ये कोई प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है इधर और इसका जो डायरेक्शन है ये इधर, यानी दोनों एक दूसरे की ओर जब आते हैं ना, दोनों प्लेट, इधर से ए कोई ए प्लेट है, इधर से बी कोई बी प्लेट है, ये इधर की ओर चल रहा है और ये इधर की ओर चल रहा है। तो दोस्त ये जब ऐसे चलेगा तो यहाँ पे आकर के टक्कर होगा। टक्कर होगा कि नहीं होगा, तो टक्कर होगा तो यहाँ पे जिस समुद्र के जो भी स्थल जो होंगे, जो भी स्थल तो ऊपर की ओर क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। जब ऊपर की ओर उठ जाएंगे दोस्त, तो ऊपर की ओर उठ जाने से क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या कि बलित पर्वत। कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो जो हमारा हिमालय है ना, ये हिमालय का भी निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ है। देखिए समझाते हैं, देखिएगा कैसे। जैसे में इधर आप यूरेशियन प्लेट को ले लीजिए और आप इंडो प्लेट को इधर आप ले लीजिए, ठीक है। अब ये था ना कि ये इधर की ओर बह रहा है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था प्लेट और ये इधर की ओर आ रहा था। तो देखिएगा यही चीज ने यहाँ पे हमने बताया है कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पहले टेथिस सागर था, ठीक है। अब टेथिस सागर था, अब ये दोनों ऊपर की ओर, ये उधर की ओर बढ़ा और ये नीचे की ओर बढ़ा। अब दोनों को जब टकराएगा तो यहाँ पे जितने भी जो चीज थे सब ऊपर में उठ गया, और उठने के बाद में क्या हो गया, एक पर्वत का निर्माण हुआ। उस पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय। तो यही ना पूछता है कि हिमालय कौन सा पर्वत है, तो बलित पर्वत है। और बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो समझ गए कि दो वो विपरीत प्लेट जब टकराता है ना, ऐसे ऐसे
एगो ऐसे तब बलित पर्वत का निर्माण होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब जब ऐसे हो रहा है, ये अभिसारी प्लेट हो रहा है ऐसे, तो अभिसारी प्लेट तो हमने देखा, तो ये प्लेट का यहाँ पे निर्माण हो रहा है कि विनाश हो रहा है? तो कहे कि भैया यहाँ जब टकराएगा ना तो प्लेट का तो विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए अभिसारी प्लेट को विनाशकारी प्लेट बोलते हैं, विनाशकारी प्लेट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, अच्छा अब एक ठो और क्या है उसके बारे में देखते हैं। एक है अपसारी प्लेट। अच्छा, ये अपसारी प्लेट क्या होता है? अपसारी प्लेट क्या होता है? तो देखिएगा, अपसारी प्लेट क्या होता है जो दिखाते हैं, ठीक है। एक प्लेट है ये और एक प्लेट है ये, ठीक है। इसका डायरेक्शन है इधर और इसका डायरेक्शन है इधर। इसका डायरेक्शन है इधर, ये कोई ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो अलग अलग है, तो आप बताइए यहां से कि जैसे में आप मान करके चलिए कि ये कोई क्या था, पूरा स्थल था और इधर से ये चल गया, इधर से ये चल गया, तो बीच में जो क्या हो जाएगा, एक दरार पड़ जाएगा, रिफ्ट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। भ्रंश घाटी का निर्माण आपको जो देखने को मिलता है, यही अपसारी प्लेट से ही देखने को मिलता है। अब अपसारी प्लेट से देखने को मिलता है, यानी ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, और फिर नीचे से जो मैग्मा वगैरह जो होंगे, अगर पूरा खाली हो गया है, ठीक है, तो मैग्मा वगैरह आकर के इसको क्या कर देगा, भर देगा। यह ज्वालामुखी भी उद्गार हो जाएगा इसी के द्वारा फिर ज्वालामुखी उद्गार भी हो सकता है, ठीक है। यानी अपसारी प्लेट में ही ऐसा संभव है। तो यही इसीलिए अपसारी प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या कि रचनात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट। समझ में आ गया? अब ये चीज को रटवा देते तब कितना दिमाग में घूमता, ठीक है। और एक और प्लेट है, उस प्लेट को देख लीजिए, वो और प्लेट कौन सा है, तो एक है संरक्षित प्लेट। अच्छा, ये संरक्षित प्लेट क्या होता है, तो ये काफी आसान सा है। संरक्षित प्लेट की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा, जैसे में एक प्लेट है इधर की ओर ऐसे जा रही है और एक प्लेट ऐसे जा रही है, तो देखिएगा टक्कर हो रहा है प्लेटों में कि नहीं, बस रगड़न हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षित प्लेट। कुछ हानि वगैरह नहीं हो रहा है, बस। अब इतना ही चीज है, एग्जाम में आपको बार बार आपको देखने को मिलता है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले ले लिए होंगे, चलिए ले लिए होंगे। अब तो क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा कि आप क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। सिर्फ क्या बोला था दोस्त, अब देखिए क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमने देख लिया क्या था, सबसे पहले कौन किसने दिया, सब देख लिया कि वो प्लेट होता है और जो प्लेट को जो गति है वो हमने सब देख लिया। के अनुसार रचनात्मक प्लेट हमने देखा था। रचनात्मक प्लेट देखिए यहाँ पे तो कह रहा है ना, ठीक है, को क्या कहा जाता है, यानी एक और नाम है को, भी देख रहे हैं ना, भी एक यानी एक और नाम से क्या जाना जाता है, तो कौन सा, तो अपसारी प्लेट। अभी चीज को रटवाते, दिमाग में घूमता लेकिन नहीं, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखें समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया होगा तब बताइएगा, ठीक है। अब विनाशात्मक प्लेट की अब देख लीजिए, तो अभी सारी प्लेट होता तब उसको बोलते हैं ना, बस हमारा आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। सबसे अधिक संख्या में भारी विविधता, विविधता समझते हैं मतलब कि पेड़ पौधे वगैरह काफी अलग अलग वैरायटी के वहां पे उगते हैं, ठीक है ना, खूब एकदम, उसको बोलते हैं हम लोग विविधता। एकदम ठेठ में यही चीज को समझना है। तो सबसे ज्यादा विविधता आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक जहाँ पे मरुस्थल है और एक जहाँ पे खूब पानी पड़ता है। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे वगैरह जीव जंतु सबसे कहाँ पे ज्यादा होंगे आपको, तो देखिए जहाँ पे पानी पड़ता ना है वहां पे आपको, क्योंकि पेड़ पौधे बड़े बड़े होंगे, वहां पे लोग आएगा, पक्षी वगैरह कीड़े वगैरह सब होते चले जाएंगे, विविधता वहां पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन और जो जहाँ पे पानी कम होता है, जैसे मैं अब ये चीज को समझा रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे में अब देखिएगा ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी है, तो अगर ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से अगर हम ये वाला और ये वाला 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। 5 डिग्री आप लेकर के चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसको उष्णकटिबंधीय, यहाँ से देखिए, यहाँ से 23.5 से लेकर के 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ तक की हम बात कर देते हैं। 23.5 ये नॉर्थ हो गया, अब ये 23.5 साउथ हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कि इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यानी उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी, ठीक है, उष्ण मतलब गर्मी, यानी
एक गर्मी का तटबंध है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे गर्म, मतलब कि क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे लंबवत चमकती है, इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। अब जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो समुद्र के जो जो पानी है ना, वो क्या होगा कि वहां पे वेपोराइजेशन की क्रिया होगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर पड़ेगा समुद्र पे के पानी पे तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होने के साथ में वो समुद्र का पानी ऊपर में क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। क्योंकि जब ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि गर्म हो जाता है, और गर्म चीज क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है, और हल्का होकर के ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब जब ऊपर जाएगा तो संघनन की क्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, वो बादल का निर्माण करवाने के बाद में फिर उसके बाद में क्या होता है, वो फिर एकदम दोपहर के बाद लगभग 2-3 बजे के बाद में क्या होता है, झमाझम बारिश एकदम पूरा करवा देता है। तो बारिश जहां पे ज्यादा होगा तो इसलिए वहां पे विविधता भी ज्यादा पाया जाएगा। तो कौन से एरिया में होगा, तो अब देखिए समशीतोष्ण नहीं, समशीतोष्ण ऊपर वाले एरिया में कहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये तो खत्म हो गया। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और अगर उष्ण कटिबंधीय तो सबसे ज्यादा आपको कहां पे, उष्ण कटिबंधीय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एस्किमो का घर कहलाता है। देखिएगा, एस्किमो की अगर हम बात कर देते ना, तो एस्किमो का घर की एक बात करते हैं, एक जनजाति एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो वो अपना घर जो बनाता है, क्योंकि ठंडा इलाका में रहता है, और ठंडा इलाका में रहता है तो वो अपना घर इस तरीके से बनाता है, ठीक, क्योंकि जितने भी बर्फ वगैरह जो पड़े सभी इस तरफ में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वो ये जो घर कहलाता है वो इग्लू कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिएगा, वायुमंडल की कौन सी परत का प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, दूर संचार के लिए, यानी सैटेलाइट वगैरह हम लोग छोड़ते हैं। देखिएगा, क्षोभ मंडल में क्या सैटेलाइट छोड़ा जाता है, देखिएगा अब यहाँ पे आप लिख देते हैं, यहाँ पे अगर बात कर देते हैं तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। पहले हम समझिएगा, क्षोभ मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, इसको बोलते हैं क्या, मध्य मंडल। और बात कर देते हैं इसकी की बात कर देते हैं तो इसको बोलते हैं आयन मंडल। और ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है। अब चीजों को समझ लेते हैं। क्षोभ मंडल की जब हम बात कर देते हैं तो क्षोभ मंडल में क्या होता है ना दोस्त, देखिएगा, क्षोभ मंडल की जब बात कर देते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात कर देते हैं तो औसत ऊंचाई लगभग लगभग ये 13 किलोमीटर का होता है। क्या इसमें बादल बनते हैं, तो क्या कि हाँ, बादल बनते हैं, आंधी आता है, फिर उसके बाद में तूफान आता है, ये सभी के सभी आपको यहीं पे देखने को मिलता है, यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। क्या इसमें वायुयान उड़ सकते हैं, तो देखिएगा जब ये सब आता है तो वायुयान के लिए उड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब ये सब की क्रिया यहाँ पे तो हमने देख लिया। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, यानी 165 मीटर हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है, कमी होती है। और 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। ये सब ऐसे ही एकदम पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए ये सब को याद रखना, ठीक है। बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल में क्या होता है, क्या अगर हम बात कर देते हैं इसकी औसत ऊंचाई की बात कर देते हैं तो ऊंचाई लगभग लगभग 50 किलोमीटर ये होता है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें बादल वगैरह बनेंगे, तो कहेगी नहीं, बादल नहीं बनते हैं, ठीक है। वायुयान उड़ेंगे, तो बिल्कुल वायुयान के लिए उड़ने के लिए सबसे ये उपयुक्त स्थान है, ठीक है। और ओजोन परत की अगर हम बात कर देते हैं ना, तो ओजोन परत आपको किसी को देखने में मिलेगा तो यही समताप मंडल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम बात कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमें बात कर रहे हैं तो ये चीज देख लिया। अब हम बात कर देते हैं किसका, आयन मंडल का। कहाँ गया आयन मंडल, आयन मंडल की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा, आयन मंडल जो है ना, आयन मंडल की अगर हम बात कर देते हैं, पहले मध्य मंडल में थोड़ा देख लेते हैं। मध्य मंडल की ऐसे बात कर देते हैं कि जैसे में उल्का पिंड, जैसे में क्या होता है, उल्का पिंड जो आता है ना, उल्का पिंड, तो उल्का पिंड जब आता है तो ये मध्य मंडल में आते आते, क्योंकि मध्य मंडल में जब जाइएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर देते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो उल्का पिंड की जो घटनाएं आपको जो होती है यहाँ पे आपको समाप्त, जैसे में उल्का पिंड जो
जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, यानी ऊपर से ऐसे टूट करके आ रहा है, तो टूट करके आ रहा है तो वो तो जलता हुआ है, और जलता हुआ आता है तो यहाँ पे इसकी उल्कापिंड की जो भी परिघटनाएं होती है यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल में जैसे में क्या होता है कि रेडियो संचार के लिए क्या होता है कि जो छोटे तरह के जो उपग्रह होते हैं, यानी रेडियो का संचार आपको यहीं से देखने को मिलता है, कहाँ से, तो आयन मंडल से, ठीक है। चलिए, ऐसे अगर बाह्य मंडल होता तो वो चलता, बट यहाँ पे तो बाह्य मंडल दिया नहीं है ऑप्शन में, देखिएगा यहाँ पे तो बाह्य मंडल तो कहीं दिया नहीं, अक्षोह मंडल में तो होगा नहीं, और ये समताप मंडल में तो होगा नहीं, ताप मंडल क्या होता है, खत्म। तो यही बच गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आयन मंडल। क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर तो आज तक करके हम पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा है, तो कहे कि ये बड़ा तो आपको प्रशांत है, छोटा की बात कर देते हैं तो छोटा आपको आर्कटिक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत समझाया था। देखिएगा, बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले दिया कौन था, बात करते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ तो बिग बैंग के बारे में हम समझते हैं कि बिग बैंग था क्या, वो हम जानते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिएगा, पहले हम समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि बात है कब की, एक वैज्ञानिक थे बिग बैंग थ्योरी के बताने वाले में, कौन, तो जॉर्ज लेमेंतेयर। कौन थे, तो कहे कि जॉर्ज लेमेंतेयर। लेमेंतेयर, जॉर्ज लेमेंतेयर ने कहा ना कि देखिए, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है, अरब वर्ष पहले की बात हम बता रहे हैं, तो कि क्या बात कर रहे हैं, तो कि हाँ, पूरा जो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं ना, तो एक पिंड था, एकदम गोला के रूप में था, ठीक है। पूरा जो ब्रह्मांड था, जो आज हम देख रहे हैं, सूर्य, सन वगैरह, पृथ्वी वगैरह, मंगल, बृहस्पति, सब एक गोला के रूप में था, ठीक है। और टेम्परेचर काफी ज्यादा था, टेम्परेचर काफी ज्यादा था, और घनत्व भी बहुत ज्यादा था। यहाँ पर डेंसिटी भी लिख देते हैं हाई, और टेम्परेचर भी क्या लिख देते हैं, हाई, ठीक है, काफी ज्यादा था। ऐसे आपको समझ में नहीं आता था, हम आपको समझाते हैं। बचपन में ना आप मट्टी का गोली जरूर बनाए होंगे, ठीक है, मट्टी का गोली बना करके आप ना धूप में सूखने के लिए जरूर देते थे, ठीक है ना, ताकि खेल लेंगे। तो जब आप उसको सूखने के लिए देते थे ना, तो ऐसा देखते थे कि सूख जब जाता था ना, तो वो फट जाता था, फट जाता था, फट जाता था, ऐसा देखा है ना कि नहीं। तो बस बिल्कुल यही, तो फट गया क्यों भाई, तो फट गया इसलिए क्योंकि उसको टेम्परेचर काफी ज्यादा मिला, और टेम्परेचर ज्यादा मिला और डेंसिटी काफी ज्यादा था, क्योंकि चिपका दिए थे आप एकदम कस कस के, ठीक है, तो घनत्व ज्यादा हो गया था, जिसके कारण वो गोली क्या हो गया, आपका फट गया। तो इसी में जस्ट बिग बैंग थ्योरी भी यही है आपका। इसमें क्या था ना कि डेंसिटी तो घनत्व तो काफी ज्यादा है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इसके कारण अचानक एक विस्फोट होता है, ठीक है। अब अचानक जब विस्फोट होता है ना, तो उसके विस्फोट के कारण जितने भी जो टुकड़े थे, सब टुकड़े क्या हो गए, पूरा फैल गए, यानी अंतरिक्ष में सभी जगह क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। और सभी जगह फैलने के पश्चात ही क्या हो गया, सूर्य का निर्माण, ग्रह का निर्माण, तारा का निर्माण, और अनके अनेक जितने भी जो आप देख रहे हैं, सबका निर्माण ये किससे हुआ है, यही इसको फटने से हुआ है, ठीक है। तो अब यही बताया गया था बिग बैंग थ्योरी, शॉर्ट में हमने समझा दिया आपको। तो क्या जीवन की शुरुआत से है, नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या बोला है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। देखिएगा, हमारा पृथ्वी की बात कर देते हैं, पृथ्वी की दिशा की अगर हम बात कर देते हैं, तो दिशा इसका क्या होता है, ये पूछा जाता है, पश्चिम से किधर की ओर होता है, पूर्व की ओर होता है। लेकिन 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 शुक्र और अरुण की अगर हम बात कर देते हैं, शुक्र और अरुण की जो दिशा होती है ना, ये दिशा इसका क्या है, तो इसका दिशा है पूर्व से किधर की ओर, तो कहे कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो ये काफी ज्यादा पूछाता क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या, शुक्र, यहाँ पे शुक्र है, होता है बिल्कुल। यूरेनस नहीं, यूरेनस खाली अकेले नहीं होता है, क्योंकि शुक्र के साथ में होता है। देखिए, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ऑप्शन 3 में जब हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन 3 में दोनों दिया गया है, तो इसीलिए इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बुध नहीं, बुध नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यही तक क्वेश्चन था। कैसा लगता है वो सेशन जरूर बताइएगा। चैनल थोड़ा छोटा है तो लोग भाव कम देते हैं। क्या समझाने का तरीका कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, बताइएगा, ठीक है। और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।